हम लोग कर रहे थे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हमें करना है एक ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, मतलब जो हार्मोन भी निकालेगी और एंजाइम भी निकालेगी। एक्सोक्राइन भाग से क्या निकलेगा? एंजाइम। और एंडोक्राइन भाग से क्या निकलेगा? हार्मोन। आपको पता है, यानी इसमें डक्ट भी है और डक्ट नहीं भी है। डक्ट है इसलिए एक्सोक्राइन बोल रहे हैं, डक्ट नहीं है इसलिए एंडोक्राइन बोल रहे हैं। राइट, तो ये बात याद रखिएगा। आज का मोटिवेशनल कोट है, एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। समझ रहे हो, बहुत गहरी बात है। यानी हर दिन कुछ नया आइडिया आना चाहिए ब्रेन में, और नया आइडिया आएगा तो आप उसको यूज कर पाओगे, और यूज करके आप क्या करोगे? उसको अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाओगे, है ना। हर दिन कुछ ठान के चलना चाहिए कि आज हमें ये काम कर लेने हैं, आज हमें इतना टारगेट खत्म कर लेना है, आज ये चीजें कवर कर लेनी है। थायराइड, हम लोग ने थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया था, हम लोग ने पीनियल ग्लैंड पढ़ लिया, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड भी पढ़ लिया, हमने इनके हार्मोन्स भी पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे पैंक्रियास, यानी हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। पैंक्रियास यानी क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ये जो पैंक्रियास होता है, आपको पता होगा कि डोडेनम जो कि सी शेप होता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 भाग होते हैं, डोडेनम, जेजुनम, इलियम, जैसे कि आप पढ़ चुके हो। और ये कैसा होता है? सी शेप। देख पा रहे हो आप? ये देखिए, ये किस शेप का लग रहा है? ये किस लेटर से मैच कर रहा है? सी। तो ये इंग्लिश के सी लेटर से मैच करता है, और इसको बोलते हैं हम क्या? डोडेनम। डोडेनम में 2 जूस सिक्रेट रिलीज होते थे। पहला कौन सा था? पहला इधर से आ रहा था बाइल जूस, और दूसरा यहां से आ रहा था, यहां से आ रहा था पैंक्रियाटिक जूस, या पैंक्रियाटिक एंजाइम भी कह सकते थे। पैंक्रियाटिक जूस का दूसरा नाम पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस का दूसरा नाम पैंक्रियाटिक एंजाइम। इज दैट क्लियर? और इसीलिए यहां पर एक जंक्शन बन गया था, और उस जंक्शन को बोलते थे हिपैटो पैंक्रियाटिक जंक्शन या हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इधर से हिपैटिक और इधर से पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों जुड़ गई तो बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये कॉमन डक्ट का नाम है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और एक तरफ से बाइल आएगा, दूसरी तरफ से पैंक्रियाटिक जूस आएगा, दोनों यहाँ पे डोडेनम में निकलेंगे और अपना अपना काम करेंगे। राइट, काम हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब सवाल ये है कि ये ग्लैंड कहाँ होती है, ये आपको पता लग गया। ठीक है, अगला सवाल ये है कि ये ग्लैंड कैसी होती है? काफी लंबी होती है, इलोंगेटेड ऑर्गन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डाइजेशन में कि ये एक इलोंगेटेड ऑर्गन है। बताओ, इलोंगेटेड ऑर्गन है और सी शेप डोडेनम के बीच में फंसा होता है। राइट, बताओ कैसा ऑर्गन है? इलोंगेटेड है कि फ्लैट है? इलोंगेटेड। कहाँ प्रेजेंट होता है? सी शेप डोडेनम में। अच्छा, इसमें कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सोक्राइन भाग होगा, कुछ एंडोक्राइन भाग होगा। एक्सोक्राइन भाग जो होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, करीब 98 से 99% ऑफ टोटल ग्लैंड। अब कितना बचा? 1 से 2%। अब 1 से 2% जो होता है ना, सिर्फ 1 से 2% केवल होता है एंडोक्राइन भाग। दैट इज नोन एज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस के द्वीप समूह पढ़ा होगा कभी, ठीक है ना? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। बताओ, एक्सोक्राइन भाग जो होता है वो ज्यादा होता है कि एंडोक्राइन भाग ज्यादा होता है? एक्सोक्राइन ज्यादा है कि एंडोक्राइन ज्यादा है? ठीक है ना? अच्छा, फिर आपको बताया गया वो कितना था? 98 to 99%, और जबकि एंडोक्राइन भाग सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% होता है। और इसीलिए इस ग्लैंड को हम मिक्स ग्लैंड या फिर बोलते हैं क्या? या फिर बोलते हैं कंपोजिट ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड, यानी एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, दोनों तरह की ये ग्लैंड है। इसका ज्यादातर हिस्सा एक्सोक्राइन है और थोड़ा बहुत हिस्सा एंडोक्राइन है। हाइलाइट ऑफ लैंगरहैंस किसे कहते हैं? एंडोक्राइन भाग को। इतनी बातें क्लियर हो गई? इलोंगेटेड ऑर्गन है कि नहीं है? ठीक है ना? और पैंक्रियास से जो जूस निकलता है उसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, और पैंक्रियाटिक जूस एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। पैंक्रियाटिक जूस कैसा है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। पैंक्रियाटिक जूस कैसा है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। इतनी बातें क्लियर हो गई? तो आगे बढ़ते हैं। तो पैंक्रियास से क्या क्या निकलेगा? इसके बाद हम लोग गोनेड्स पढ़ेंगे, गोनेड्स में टेस्टिस पढ़ेंगे, टेस्टिस के बाद हम लोग ओवरी पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओवरी पढ़ेंगे, इनके हार्मोन पढ़ेंगे,
फिर हार्मोन काम कैसे करते हैं ये आज हम पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए पहले हम लोग पैंक्रियास के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। हमारी हेडिंग है पैंक्रियास, हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। अच्छा, पैंक्रियास कैसा है? इलोंगेटेड ऑर्गन, इलोंगेटेड ऑर्गन। और पैंक्रियास कैसा है? दिस इज मिक्स्ड ग्लैंड। रुक जाओ, मिक्स लिखने से पहले इसकी पोजीशन बता दें। प्रेजेंट इन सी शेप्ड आर्म ऑफ डोडेनम, सी शेप्ड आर्म ऑफ डोडेनम। ये डोडेनम के सी शेप्ड आर्म में प्रेजेंट होता है, सी शेप्ड आर्म ऑफ डोडेनम। अच्छा, ये एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड को आप कंपोजिट ग्लैंड भी बोल सकते हैं। कंपोजिट ग्लैंड भी बोल सकते हैं। अगर कंपोजिट ग्लैंड है तो उसमें दो भाग होंगे, एक होता है एक्सोक्राइन भाग, जो होता है डक्ट प्रेजेंट होती है इसमें, और ये करीब होता है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम इन अमाउंट 98 से 99% होता है। ये वाला देखते हैं, ये कहलाता है एंडोक्राइन भाग। दिस इज एंडोक्राइन पार्ट, इसमें डक्ट नहीं होती, और ये होता है मिनिमम इन अमाउंट। अब मिनिमम इन अमाउंट होगा तो कितना होगा? केवल 1 से 2% ऑफ टोटल ग्लैंड। एक्सोक्राइन भाग क्या निकालता है? एक्सोक्राइन भाग सिक्रीट करता है, इसका नाम बता दें, इसको पैंक्रियाटिक एक्नी कहते हैं। इट इज नोन एज पैंक्रियाटिक एक्नी, ACINI, पैंक्रियाटिक एक्नी। और ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, जिसको हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस में लगभग सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा सबको बचा लेंगे। सो वी कैन से दिस इज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ये है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज नोन एज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस के द्वीप समूह आपने पढ़े होंगे। और यहां पर कई सारी सेल पाई जाती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और पीपी। लेकिन आपके एनसीईआरटी में दो ही दिया, तो हम दो पे फोकस करेंगे, हम दो पे फोकस करेंगे। तो कितने प्रकार की मेनली सेल होती है? दो। हालांकि होती 5 है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है कि मेनली 2 प्रकार की सेल होती है, एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा। इज दैट क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई। और एक इंपॉर्टेंट बात और पूछी जा सकती है, ये तो इसका परसेंटेज हो गया। अगर पूछा जाए इसका नंबर कितना होता है, तो आप जितना परसेंटेज है ना उतने ही मिलियन बोल देना। बताओ कितने मिलियंस होती हैं? 1 से 2। ये कितने मिलियंस होती हैं? हाँ बोलो बोलो। 98 टू 99 मिलियंस। ये 1 से 2 मिलियन होती है नंबर में। देखो ये तो परसेंटेज था, और ये नंबर ऑफ सेल है। वहां पे नंबर ऑफ सेल होता है 1 to 2 मिलियंस, और ये होता है 98 to 99 मिलियंस। अब आगे बढ़ते हैं।
हमें तो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, तो यानी हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियास। यहां से दो मेन हार्मोन निकलते हैं, वैसे तो मैंने बताया बहुत सारे होते हैं, पर दो मेन हार्मोन निकलते हैं, जो मिलकर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो दो कौन से हार्मोन निकलते हैं, एक है अल्फा सेल, वो निकालती है ग्लूकागॉन, और एक है बीटा सेल, वो निकालती है इंसुलिन। ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, ये ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, दोनों मिल करके ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करते हैं। इसीलिए बताया कि दोनों मिल करके ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करते हैं। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंस करना, मेंटेन करना, किसी चीज को नियंत्रित करना, किसी चीज को इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की क्षमता को ही बोलते हैं क्या, होम्योस्टेसिस। अब एक है ग्लूकागॉन, सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो होता है ये ग्लूकोज को बढ़ाता है, इसलिए इसको हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन भी कहते हैं। ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, इसलिए इसको हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन भी कहते हैं, राइट। इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसीलिए इसे हाइपर मतलब ज्यादा की कम करना, हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन, हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन। इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसलिए हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन हमने कह दिया इसे। अब ये ग्लूकोज कैसे बढ़ाएगा ब्लड में, इसकी कोई टारगेट सेल तो होगी, इसकी टारगेट सेल है लिवर, और लिवर की सेल को बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। यहां जाके ये काम करेगा, लिवर की सेल को बोलते हैं हिपैटोसाइट्स, यहां जाके ये काम करेगा। और जब यहां पे ग्लूकागॉन काम करेगा तो ये क्या होता है, इसके अंदर होता है ग्लाइकोजन। इसके अंदर क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है ना। ये ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देगा, ग्लूकागॉन को हम जी लेटर से लिख रहे हैं, ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा। जब ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो क्या होगा, तो ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज जब बनेगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, कहां पे बढ़ेगा, ब्लड में। भाई ग्लाइकोजन को तोड़ोगे तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज टूट करके कहां पे चला जाएगा, ब्लड में। तो ब्लड में देखो लेवल बढ़ गया। और ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को किसी भी तरीके से बढ़ाएगा। और ये ग्लूकोज को पता है बढ़ाएगा कैसे, जैसे ग्लूकोज टूटा, अब तो सेल तुरंत ग्लूकोज के लिए पता है बहुत बड़ा आकर्षण रहता है, सेल का ग्लूकोज के लिए बड़ा आकर्षण रहता है। सेल को लगा, अरे ग्लूकोज जल्दी लाओ, इससे तो एनर्जी बनाई जा सकती है, ये तो भोजन है सेल का भोजन है। तो ये ग्लूकोज को जैसे ही टूटा तुरंत ये सेल के अंदर जाने से रोकेगा, ये ग्लूकोज का सेल के अंदर जो अपटेक है ना वो रोकेगा, सेल के अंदर जो ग्लूकोज का अपटेक है ना वो रोकेगा। इसको ऐसे लिखो, ये सेल के अंदर ग्लूकोज के जाने को रोक रहा है, देखो ये रही सेल के अंदर ग्लूकोज के जाने को रोक रहा है। और सेल के अंदर अगर है भी वही वाला फंडा जैसे अमीनो एसिड वाला था, यहां पर अगर सेल के अंदर है भी ग्लूकोज तो क्या करेगा, उसको यूज नहीं होने देगा, ठीक है। ग्लूकोज को अंदर जाने से रोकेगा और उसके यूज को रोकेगा, ठीक है ना। ये सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाने देगा और उसके यूज को होने से रोकेगा। तभी तो क्या होगा, अगर सेल के अंदर चला गया होता तो ब्लड में ग्लूकोज कभी नहीं बढ़ पाता, क्योंकि सेल तो उसे यूज कर लेती, सेल उसको एनर्जी के लिए यूज कर लेती। इसीलिए सेल के अंदर जाने को रोकता है, यानी सेलुलर अपटेक और यूज को रोकेगा। इस बात को मैं थ्योरी में लिख देता हूं, यहां पे समझा तो दिया पर थ्योरी में लिख देता हूं।
ग्लूकागॉन, जी जी मतलब ग्लूकागॉन, इसको जी लेटर से इंडिकेट कर दिया, बार बार लिखने का में आसानी रहेगी। ग्लूकागॉन प्रिवेंट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को घटा रहा है। प्रिवेंट करना मतलब रोकना। अब एक बार बताओ, कल पढ़ा था हम लोगों ने, ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन को टूटने को क्या बोलते हैं, ये बताओ। ये जो प्रक्रिया है, ये वाली प्रक्रिया, ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज में, क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजीनोलिसिस। ग्लाइकोजन, ये देखो ग्लाइकोजन के आगे ओ लगाओ, फिर तोड़ने को बोलते हैं लिसिस, तो ग्लाइकोजीनोलिसिस। बताओ, ये ग्लाइकोजीनोलिसिस को बढ़ावा दे रहा है कि रोक रहा है? बढ़ावा दे रहा है ना, तभी तो ग्लाइकोजन टूट गया किसमें? ग्लूकोज में। और जब ग्लूकोज में टूटा तो ग्लूकोज टूटकर ग्लूकोज बन के कहां पे आ गया? ग्लूकोज आ गया ब्लड में। तो इस तरीके से इसने ग्लाइकोजीनोलिसिस को बढ़ावा दिया। What is glycogenolysis? The conversion of glycogen into glucose. ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदल जाना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये प्रक्रिया का नाम लिख दिया है, बस कुछ नया नहीं किया है। ठीक है, और क्या करता है? सेल के अंदर ग्लूकोज के जाने को और उसके उपयोग को रोक रहा है कि बढ़ा रहा है? रोक रहा है ना। अगर सेल के अंदर चला जाएगा तो ब्लड के अंदर लेवल कम हो जाएगा, और जो हमें होने नहीं देना है, इसको ब्लड का लेवल बढ़ा के रखना है। देखो लिखा है इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इज दैट क्लियर? अगला काम बता रहे हैं, अगला काम बता रहे हैं। अच्छा देखो, ये और क्या करेगा? इसको ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना ही बढ़ाना है, चाहे कुछ हो जाए। अब ये कैसे बढ़ाएगा ब्लड में? एक तरीका तो है, दूसरे तरीके भी आप लोग जानते हो क्या? प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बढ़ा ले, और बोलो और, हाँ, और फैट को तोड़ ले, लिपिड को तोड़ ले। ये क्या करेगा? नॉन कार्बोहाइड्रेट से भी कार्बोहाइड्रेट बना देगा। नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट का नाम ग्लूकोज होता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज ना हो, जैसे फैट, जिसको आप लिपिड भी कहते हो, एंड प्रोटीन। अब आपको पता है, ये ब्रेक होकर के ये बना सकता है, ये ब्रेक होकर के ये बना सकता है। जब ये सब बनेगा तो बताओ ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है कि घट रहा है? ग्लूकोज फाइनली ब्लड में बढ़ जा रहा है। ठीक है ना? इस प्रक्रिया को जरा बताओ, क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको, हाँ लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, इस प्रक्रिया को, प्रोटीन के टूटने को प्रोटीनोलिसिस, बोलो सही है। फैट टूटने को लिपोलिसिस। अब समझ में आ गया इसने कैसे 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 ग्लूकोज बढ़ाया? प्रोटीन को तोड़ा, लिपिड को तोड़ा, और ग्लाइकोजन को तोड़ा। ग्लाइकोजन टूटा तो कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। इस प्रक्रिया को हमने बोला ग्लाइकोजिनोलिसिस। जबकि यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनाने का तरीके को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि नया नया बन रहा है ना, तो नाम आया ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इसके लिए आपको प्रोटीन तोड़ना पड़ेगा, प्रोटीनोलिसिस करानी पड़ेगी। इसके लिए आपको फैट तोड़ना पड़ेगा, लिपोलिसिस करानी पड़ेगी। कुल मिला के ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है। यही इसका टारगेट था, इसका काम खत्म। इतना इसका काम था, इसका काम खत्म। इसके अलावा अब हम दूसरे हार्मोन को स्टडी करेंगे, दैट इज इंसुलिन। आवर नेक्स्ट हार्मोन इज इंसुलिन। Insulin is just opposite to ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का जस्ट अपोजिट है। जो जो इसने किया ना, ये उसका उल्टा करने वाला है।
मतलब हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है कि हाइपोग्लाइसेमिक? हाइपर का उल्टा हाइपो। वो ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ा रहा था, ये ब्लड के शुगर लेवल को घटा देगा। कैसे घटाएगा? एरोज उल्टे कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। एरो उल्टे कर देंगे ना, ठीक है ना? अभी देखते हैं। इट इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इट इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, मतलब ये ग्लूकोज का लेवल को घटाएगा, ग्लूकोज का लेवल को घटाएगा। लेकिन इसकी दो टारगेट सेल है, इसकी टारगेट सेल्स दो है, और भी होती है, आपके एनसीईआरटी में दो ही दिया हुआ है। द फर्स्ट वन इज लिवर सेल या हिपैटोसाइट्स, लिवर सेल या हिपैटोसाइट्स, और दूसरा होता है एडिपोज सेल या फैट सेल्स। सुना है ना? तो इस तरीके से इसकी दो टारगेट सेल है। ये जस्ट रिवर्स था किसका? ग्लूकागॉन का। तो क्या करेगा? देखो, इसको ब्लड में ग्लूकोज घटाना है, कैसे घटाएगा? वही उल्टा काम करके। ये क्या करेगा ना, ये ग्लूकोज को पिक करेगा, ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, ये क्या करेगा? लेगा, और लेने के बाद कहां भेज देगा? टू लिवर। और लिवर में आप जानते हो हिपैटोसाइट सेल्स है, ये क्या करेंगी? इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगी ग्लाइकोजन में। बताओ, जिस रूप से लिया गया था उसी रूप में वापस किया गया। अगर हम आपसे पैसे लेंगे तो पैसे देंगे भी तो उसी फॉर्म में देंगे ना, कि रुपए लिया तो रुपए देंगे कि डॉलर देंगे? रुपए दिया है तो रुपए ही देंगे ना, डॉलर तो नहीं देंगे। आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे इंडिया में, क्या करोगे? डॉलर अगर देंगे भी देंगे, एक्सचेंज का आपको लग जाएगा फालतू में। आप बोलोगे फायदा क्या हुआ? $2000 आपने दिए, वो एक्सचेंज कराने में तो पैसे लग जाते, कट जाते हैं, है ना? तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ग्लाइकोजन से ग्लूकोज लिया गया था, तो जब ग्लूकोज को दोबारा कन्वर्ट करना है तो ग्लाइकोजन में ही तो कन्वर्ट होगा ना। तो देखो क्या लिखा है, लिवर में इंसुलिन ने, अब की बार इंसुलिन को आई से लिखेंगे, इंसुलिन ने ग्लूकोज को किस में बदल दिया? ग्लाइकोजन में। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को बोलते हैं, बताओ, ग्लाइकोजेनेसिस। याद आया? बिल्कुल, इसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ये देखो, ग्लाइको से ये याद रहेगा, और जेनेसिस मतलब बनना, ब्रेक नहीं कर रहा है, ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के ग्लाइकोजन बना दे रहा है। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, और क्या हुआ? और किससे उधार लिया था, याद करो? और किससे उधार लिया था ग्लूकोज? प्रोटीन से और लिपिड से। उनको भी वापस करो, उनको भी वापस करो। ठीक है, ये चला जाता है, ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज बदल गया, इंसुलिन ने इसको बदल दिया प्रोटीन में। इसे बोलते हैं क्या? उसे बोला गया था प्रोटियोलिसिस। इसे क्या बोलेंगे? प्रोटियोजेनेसिस। देखो होने लगी, उल्टा है ना, जस्ट उल्टा। ठीक है, एक काम और कर रहा है, अब की बार यहां नहीं भेजेगा, अब लिवर में नहीं भेज रहा है, भेज रहा है टू एडिपोसाइट्स यानी फैट सेल को। यहां क्या किया गया? यहां पे ग्लूकोज आया, यहां पे ग्लूकोज को लिपिड या फैट में बदल दिया गया, लिपिड या फैट में बदल दिया गया। सब काम इंसुलिन ही कर रहा है। ये देखो, इंसुलिन का पहला काम, इंसुलिन का दूसरा काम, इंसुलिन का तीसरा काम, बिल्कुल उल्टा है ना, जस्ट उल्टा है। इसको क्या बोलोगे? इसको बोल दिया ग्लाइकोजेनेसिस, इसको बोल दिया प्रोटियोजेनेसिस। ठीक है ना, प्रोटियोजेनेसिस। इसको क्या बोलेंगे? लिपोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस। ये देखो, और एक काम और भूल रहे हो, उसने सेल के अंदर जाने से रोका था। ये कहेगा तुम सेल में चले जाओ, क्योंकि इसको तो ब्लड में घटाना है ना, ब्लड से तो ये दूर ले जाएगा ना। देखो, ब्लड से लिवर में ले गया, स्टोर कर दिया, ब्लड से लिवर में ले गया, स्टोर कर दिया, प्रोटीन स्टोर है। ब्लड से
फैट सेल को ले गया, स्टोर कर दिया। बताओ ब्लड में कमी आ रही कि दिखता हो रहा है? अच्छा, और क्या किया? ब्लड से ले गया किसको? सेल। ये सेल के ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाएगा। उसने घटाया था, ये बढ़ाएगा। जस्ट उल्टा है ना, तो क्या करेगा? इंसुलिन इंक्रीज सेलुलर अपटेक, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन एंड ऑफ ग्लूकोज। तो देखो ग्लूकोज यहां भी आ गया, ग्लूकोज यहां भी आ गया। ये काम भी किसने किया? इंसुलिन ने। सारे काम इंसुलिन कर रहा था। इस प्रकार इसने क्या किया? अब बताओ फाइनली ब्लड में देखो, ब्लड में इंसुलिन की कमी हो गई क्या दिक्कत हो गई? ब्लड में इंसुलिन की कमी हो गई क्या दिक्कत हो गई? यानी ग्लूकोज का लेवल काफी घट गया। तभी तो हम इसको बोल रहे थे हाइपोग्लाइसेमिक या हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोल रहे थे। बिल्कुल उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? किसका उल्टा दिख रहा है? ग्लूकेगॉन का। ग्लूकेगॉन ने क्या किया था? ध्यान से एक बार फिर से सुनो। ग्लूकेगॉन ने क्या किया था? ग्लूकोज के अंदर जाने को रोका था और कहा था यूज नहीं करना है। उसने क्या किया था? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ा था, इसके अंदर जाने से रोका था, ठीक है ना। उसने प्रोटीन को तोड़ा था, उसने लिपिड को तोड़ा था। जब ये रिएक्शन इधर चल रही थी तो ग्लूकोज बढ़ रहा था। कहां पे? ब्लड में। अच्छा, जब ये अंदर नहीं जा पा रहा था तो ब्लड में बढ़ जा रहा था। वो था हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। और ये जस्ट उल्टा है, नाम है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। उसकी टारगेट सेल थी केवल एक, नाम क्या था? हिपैटोसाइट। इसकी टारगेट सेल एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। ये तो था ही, एक एक्स्ट्रा है क्या? एडिपोसाइट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हो गया क्लियर? देखो कुछ लोगों में इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो उस केस में क्या हो जाता है? उस केस में कुछ ऐसा हो जाता है, देखो ये इंसुलिन ना रहने के कारण, इंसुलिन ना रहने के कारण ब्लड से ग्लूकोज पिक करके लिवर में नहीं जा रहा है। यानी कि ग्लूकोज का लिवर की सेल उसे नहीं लेंगी। क्यों? देखो अभी क्या कर रहा है? इंसुलिन जब रहेगा तो सेल के अंदर जाने का रेट बढ़ेगा। अब इंसुलिन नहीं है तो क्या सेलुलर अपटेक घट नहीं जाएगा? सेलुलर अपटेक क्या करेगा? घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? अच्छा, दूसरा, क्या लिपोलिसिस जेनेसिस होगी? क्या प्रोटीनोजेनेसिस होगी? क्या ग्लाइकोजेनेसिस होगी? तो ना ये रिएक्शन हो रही है, ना ये रिएक्शन हो रही है, ना ये रिएक्शन हो रही है, ना सेल के अंदर जा रहा है। कुल मिला के ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाएगा। बताओ लेवल बढ़ जाएगा, घट जाएगा? तो क्या लिख सकते हैं हम? सीधे सीधे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं the lack of glucose insulin, the lack of insulin in our blood leads to hyperglycemia। हाइपरग्लाइसीमिया कि हाइपोग्लाइसीमिया? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया ब्लड में। अच्छा, इससे क्या होगा? सच पेशेंट सफर्स फ्रॉम, किससे सफर कर गया? डायबिटीज इंसिपिडस की मिलाइटस, डायबिटीज मिलाइटस इंसिपिडस किसकी कमी से हुआ था? एडीएच। एडीएच के ना निकलने की वजह से हुआ था, याद आया? और इसमें आपको याद है एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, इसमें दो लेवल बढ़ जाता है। एक तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, ग्लूकोज इंक्रीज इन यूरिन, और एक याद करो कीटोन बॉडीज, कीटोन इंक्रीज इन यूरिन। इसको बढ़ जाने को बोलते थे, बताओ, ग्लाइकोसूरिया। इसको बोलते थे कीटोनूरिया। ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया, याद आया? और इसी को यूरिन में देख करके ये कंफर्म किया जाता है कि व्यक्ति डायबिटिक है कि नहीं। इसी को देख करके ये कंफर्म किया जाता है कि पर्सन इज डायबिटिक और नॉन डायबिटिक। अच्छा, इसका उपचार क्या है? उपचार क्या है?
डायबिटीज हो गई, चलो हो गई, और नहीं थी तो क्या उपचार है? कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग इंसुलिन इंजेक्शन के इंसुलिन टैबलेट। क्यों भाई, इंजेक्शन क्यों दिया, टैबलेट नहीं दे सकते थे? क्योंकि होता क्या है, इंसुलिन है प्रोटीन, और अगर आपने उसकी टैबलेट दे दी होती तो हमारे पेट उसको पचा लेता, हमारा पेट में वो प्रोटीन पच जाती, और प्रोटीन पच गई तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती, तो अपना काम नहीं कर पाती। हम चाहते हैं कि हमारी प्रोटीन ना पचे, इसलिए ओरली देनी पड़ेगी कि इंजेक्टिवली, इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि इंसुलिन की टैबलेट दी जाती है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी कंपनी है एली लिली, वो ये इंसुलिन के इंजेक्शन पहली बार उसने बनाया था 1983 में। 1983 में अमेरिकन कंपनी है, उसने पहली बार ह्यूमन का इंसुलिन बनाया। पहले हम लोग इंसुलिन पता क्या करते थे, पिग के पैंक्रियास से निकाला, और उसके बाद क्या, उसको दवाओं के इंजेक्शन में रखा और मार्केट में सोल्ड आउट कर दिया। इससे क्या हो जाता है, पिग का, काऊ का, बफेलो का, ऐसे जानवरों का जो जो स्लॉटर हाउस में काटे जाते थे, निकाला, और निकालने के बाद सील कर दिया उसको। उस इंजेक्शन को हम लोगों ने खरीदा, इन्हें वो इनटेक किया, उससे क्या हो जाता था, एलर्जी कॉज हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एलर्जी कॉज नहीं होगी। क्यों कॉज नहीं होगी एलर्जी? क्योंकि अब क्या है, अब ह्यूमन का इंसुलिन भी दिया जा रहा है, अब ह्यूमन का इंसुलिन भी हम लोग इनटेक कर रहे हैं। अब बोलेंगे कौन दान करेगा इतना इंसुलिन? दान नहीं करेगा, हमारा जीन लिया गया, बैक्टीरिया में डाल दिया गया, बैक्टीरिया हमारा इंसुलिन बनाने लगा। कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, पर आज कल्पना नहीं, प्रूव हो चुका है कि हमारा ये जीन लो, बैक्टीरिया के अंदर डाल दो, बैक्टीरिया हमारा इंसुलिन बनाने लगेगा। जैसा जीन वैसे तो प्रोडक्ट बनेगा। वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन प्रोटीन, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस आप जानते ही होंगे। एक जीन एक प्रोटीन बनाता है, तो बताओ इंसुलिन भी प्रोटीन थी, प्रोटीन बनने लगी, और एली लिली कंपनी ने कर दिखाया। कब कर दिखाया? 1983। पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, पढ़ेंगे राइट। और उस इंसुलिन का नाम था, चूंकि मनुष्य की इंसुलिन थी, बैक्टीरिया में बनाई गई थी, और ह्यूमन लाइक इंसुलिन थी, नाम पड़ा ह्यूमलिन। क्या नाम पड़ा बताओ? ह्यूमन लाइक इंसुलिन वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय विच कंपनी? कहां की कंपनी थी? कब तैयार की गई? ये सेफ है कि अनसेफ? 100% सेफ। देयर इज नो अनवांटेड एलर्जिक रिस्पॉन्स, कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं होगा। अगला है टेस्टिस। ऑब्वियस सी बात है, मेल में होता है, प्रेजेंट इन मेल in a pouch known as scrotum। और ये कहां प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द एब्डोमेन के बाहर होता है। और अगर हम लोग ओवरी का अगर एलएस काटेंगे या टीएस काट दें, टीएस काटो, या सेक्शन काटेंगे, ओवरी का अगर सेक्शन काटेंगे तो आपको डायरेक्ट बता दे क्या क्या दिखाई पड़ेगा। इनसाइड द, सॉरी ओवरी बोल रहा हूं, टेस्टिस, इनसाइड द टेस्टिस। अगर इसका सेक्शन काटेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, छोटे छोटे से कुछ ट्यूब्स होंगे, इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दो तरह के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनको शॉर्ट में बुलाते हैं एसएफटी। एक तो ये होगा, दूसरा होगा ये बाहर का टिश्यू, ये इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल या स्ट्रोमल टिश्यू। इंटरस्टिशियल या स्ट्रोमल टिश्यू दो भाग हो गए, स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू, तो दो भाग होते हैं अंदर। टेस्टिस के अंदर दो भाग होते हैं, पहला होता है क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल या स्ट्रोमल टिश्यू। अच्छा, यहीं पर स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं। देखो मैं 2-4 शो कर दे रहा हूं, यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को हम बुलाते हैं, दिस इज इंटरस्टिशियल सेल।
किसी को लीडिंग नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए लीडिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल, यहां से जब इसी पर याद करो एलएच काम किया था, याद करो, भी पढ़ा चुके इसी चैप्टर के अर्लियर में, तो कौन सा हार्मोन निकला था? एंड्रोजन। एंड्रोजन का मेन हार्मोन क्या कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि स्टेरॉइड है और टेस्टिस से निकल रहा है, नाम पड़ा टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? यही तो बहुत सारे काम करता है, ये बहुत सारे काम करता है, मल्टीपल रोल हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करता है, ये मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? देखो, जो बचपन से नजर आए उसे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो प्यूबर्टी के बाद नजर आए, 12 सालों के बाद नजर आए, उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। 12 सालों के बाद क्या क्या हुआ, मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ क्या क्या हुआ होगा? दाढ़ी मूछें आना चालू हुई होंगी, आवाज भारी हो गई, लो पिच की हाई पिच, लो पिच, हाई पिच फीमेल और उसमें बच्चों में होती है। उसके अलावा एग्रेसिवनेस आया, मसल ज्यादा ग्रो कर गई, बॉडी पे हेयर आ गए, स्पेशली चेस्ट रीजन पे ज्यादा हेयर आ जाते हैं मेल में, होता है नहीं होता है? तो ये सारी चीजें, एग्रेसिवनेस आ गया, सेक्सुअल बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है ना, व्यक्ति के अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगे। तो ये सारे बदलाव जो आने लगे ना, ये इसी वजह से आने लगे, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन इसी तरह फीमेल में जो चेंज लाता है, इसी तरीके का जो फीमेल में चेंज लाता है वो फीमेल वाला हार्मोन होता है। और फीमेल वाला हार्मोन कौन सा है? फीमेल वाला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। अभी पढ़ेंगे ओरी का हार्मोन एस्ट्रोजन। इज दैट क्लियर? अच्छा, टेस्टिस के दो काम है, टेस्टिस के दो रोल होते हैं। प्राइमरी, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, दिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, एंड दिस वन इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वेव कर रहा है। बोलो सही है कि नहीं? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वेव कर रहा है। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो गैमेट बनाएंगे। रुको, इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख दे। टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो दो काम करते हैं, एक तो गैमेट भी बनाएंगे। कौन सा गैमेट बनाएगा? स्पर्म फॉर्मेशन। और दूसरा क्या करेगा? दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करेगा, तो हार्मोन निकालेगा। अब बताओ, टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन, अब पहले बता दिया ना, टेस्टोस्टेरोन। तो देखो, दो काम करेगा, स्पर्म भी बनाएगा और हार्मोन भी निकालेगा। क्योंकि हमारा सारा कंसंट्रेशन किस पे था? हार्मोन वाले फॉर्मेशन पे। ये वाला हम कहां पे देखेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि गैमेट कैसे बनेगा। अभी हमारा सारा ध्यान कहां पे है? हार्मोन फॉर्मेशन पे। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबको? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमेट भी बना लें और एंडोक्राइन ग्लैंड भी की तरह भी बिहेव कर ले, यानी हार्मोन भी निकाल लें। जैसे कि आपने यहां देखा, ये कौन सा गैमेट बना रहा है? स्पर्म। कौन सा हार्मोन निकाल रहा है? एंड्रोजन, जिसका मेन हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। इज दैट क्लियर? अब देखो, ये जो टेस्टोस्टेरोन है उसका क्या काम था? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करना। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कब दिखते हैं? प्यूबर्टी के समय, प्यूबर्टी के बाद। देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ मेल। अब एक्सेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल हो गया, जैसे एपिडिडाइमिस। अभी क्या होता है, अभी दिखाते हैं, बताते हैं। उसके अलावा क्या होता है? वास डिफरेंस। उसके अलावा क्या होता है? वास डिफरेंस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया। उसके अलावा कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है ना,
जैसे सेमाइनल वेसिकल्स, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, एसेट्रा, ये इनको डेवलप भी कर रहा है, इनका मैचुरेशन भी कर रहा है। ये सब चीजें प्यूबर्टी के समय ही क्या होती है, डेवलप करती है, तभी तो व्यक्ति सेक्सुअली मैच्योर हो पाता है। ठीक है ना। अब क्या होगा और क्या करेगा, मस्कुलर डेवलपमेंट करेगा, मस्कुलर डेवलपमेंट, मेल में मसल ज्यादा डेवलप होती है। ठीक है ना। उसके अलावा हेयर फॉर्मेशन करेगा, हेयर फॉर्मेशन कहां पे करेगा, सबसे ज्यादा चेस्ट पर करता है मेल में, और फेस पर करता है। ठीक है ना। दाढ़ी मूछे, फेस से मतलब है दाढ़ी मूछों का विकास। ठीक है। उसके अलावा और क्या करेगा, एग्रेसिवनेस को बढ़ाता है, एग्रेसिवनेस को बढ़ा देता है। तो ये चेंजेस है, हाई पिच वाइज की लो पिच वाइज, तो लो पिच वाइज को कंट्रोल करेगा। लो पिच वाइज यानी कि भारी आवाज, फीमेल में पतली आवाज होती है, फीमेल और बच्चों में, उनमें होती है हाई पिच वाइज, इसमें होती है लो पिच वाइज। ये सब टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स दीज फंक्शंस, टेस्टोस्टेरोन ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है, सीएनएस पर काम करता है, सीएनएस पर काम करके सेक्सुअल बिहेवियर या लिबिडो कंट्रोल करता है। लिबिडो सेक्सुअल बिहेवियर, यानी कभी भी आपने ये गलती से भी नहीं सुना होगा कि कोई मेल व्यक्ति ये बोलते कि मैं फीमेल हूं, मतलब उसके पास ये शब्द आएंगे, आपको कभी भी से गलती से भी नहीं लगेगा कोई मेल व्यक्ति के मुंह से फीमेल वाली आवाज बात निकल जाए, या फीमेल के मुंह से मेल वाली बात निकल जाए, क्योंकि सेक्सुअल बिहेवियर मेल जैसा तो फीमेल की फीलिंग आएगी नहीं। और अगर फीमेल है किसी के अंदर फीमेल वाली फीलिंग है तो मेल वाली फीलिंग नहीं आएगी, सब हार्मोन करवाता है। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल बिहेवियर, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है सब। तो सीएनएस पर काम करके सेक्सुअल बिहेवियर या लिबिडो कंट्रोल करता है। लिबिडो कंट्रोल करता है सीएनएस पर काम करके। और सबसे बड़ा इसका वो है रोल क्या, स्पर्म बनाना, सबसे बड़ा रोल है, हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ। और एक हिंट है एपीसी, एपीसी का मतलब होता है आर्मी पब्लिक कॉलेज, है ना, एपीसी होता है, लेकिन हमारा ये मतलब है कि ये एनाबोलिक असर दिखाता है, एनाबोलिक इफेक्ट, ये एनाबोलिक इफेक्ट दिखाता है किस पर, ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर ये कैसा असर दिखाएगा, एनाबोलिक, एनाबोलिक इफेक्ट दिखाता है। यहां इफेक्ट था एनाबोलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये सारे रोल हो गए किसके अपने,
ये अपने टेस्टिस के सारे फंक्शन के रोल हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे ओवरी की तरफ। ओवरी, ओवरी भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पर ये एब्डोमेन के बाहर नहीं होती। अच्छा, वो एब्डोमेन के बाहर क्यों होता है? ताकि तापमान 2 से 2.5 डिग्री कम हो जाए, और तापमान कम होने से स्पर्मेटोजेनेसिस का चांस बढ़ जाएगा। पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, राइट। ओवरी भी ऑल्सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो दो काम करेंगे। एक तो बनाएंगे कोई गैमेट, गैमेट का नाम है ओवा फॉर्मेशन, ओवा फॉर्मेशन करेंगे। और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेंगे। तो यानी कौन सा हार्मोन निकालेंगे? यहां से 2 हार्मोन निकलता है, सिक्रीट टू स्टेरॉइड हार्मोन। इंपॉर्टेंट बात है, स्टेरॉइड हार्मोन, 2 स्टेरॉइड हार्मोन। एक का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्ट्रॉन। ओवरी में भी 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, जैसे वहां पे थे ना 2 प्रकार के, एक एसएफटी और स्ट्रोमल टिश्यू, वैसे यहां पर भी 2 है, एक एसएफटी एक स्ट्रोमल टिश्यू। एक है ओवेरियन या ओवेरियन फॉलिकल, एक है ओवेरियन फॉलिकल्स, इसी को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल्स। एक तो फॉलिकल्स होंगे और दूसरा होता है स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू। जब ओवेरियन फॉलिकल क्या करता है? वो करता है ग्रो। जब ग्रो करता है ओवेरियन फॉलिकल तो उस समय एक हार्मोन निकालने लगता है, नाम है उसका एस्ट्रोजन। जब ये ग्रो करते हैं तब एस्ट्रोजन हार्मोन निकालते हैं। तब एस्ट्रोजन हार्मोन निकालते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रोमल टिश्यू जो होता है, इसमें क्या होता है, इसकी हम लोगों को अभी जरूरत नहीं है, इसकी हम लोग को जरूरत नहीं है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना वो रिप्रोडक्शन तो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, और ओवेरियन फॉलिकल जब ग्रो होता है तो कैसा दिखाई देगा? ये है, इसमें होती है थीका लेयर, ये थीका लेयर्स होती है। इसमें कैविटी भी होती है जिसको एंट्रम कहते हैं। बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे हम समझा दे रहे हैं, फिगर मत बनाना, जो मतलब की बात है वो समझो। इसी के अंदर, इसी फॉलिकल के अंदर बैठा होता है क्या? ओवम, जो कि एक्चुअली में सेकेंडरी oocyte होता है। हम ओवम कह जरूर रहे हैं लेकिन वो सेकेंडरी oocyte होता है। आप ओवम समझो समझने के लिए, इसी के अंदर ओवम बैठा होता है। और जब एलएच हार्मोन आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन आएगा? 14th डे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर कौन सा हार्मोन आता है? एलएच। तो जब एलएच आता है ना तो ये रप्चर हो जाएगा ना, ये रप्चर हो जाएगा और ये सेकेंडरी साइड बाहर आ जाएगा, ओवम बाहर आ जाएगा। तो ओवम बाहर आ गया, ओवम बाहर आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। याद आया? और साथ में एक और चीज बनेगी, 2 चीजें बनी, एक तो बन गया ओवम, ओवम बाहर आ गया, और एक फटी हुई बॉडी अंदर रह गई, फटी हुई बॉडी, रप्चर्ड बॉडी, नाम था कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम पे जब एलएच काम करेगा तो यहां से एक और हार्मोन निकलने लगा, दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन,
दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। तो दो हार्मोन निकले, पहला हार्मोन कौन सा निकला? एस्ट्रोजन हार्मोन निकला। कहां से निकला? ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल से, ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल से। अच्छा, फिर जब ग्रोथ हो गई, जब डैमेज हो गया ग्राफियन फॉलिकल, तो बन गया कॉर्पस लूटियम। उससे क्या निकला? उससे निकला अगला हार्मोन। अगला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। तो हाउ मेनी स्टेरॉइड हार्मोन आर सेक्रेटेड फ्रॉम द ओवरी? 2. द फर्स्ट वन इज एस्ट्रोजन। कहां से निकला? ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल से। जबकि प्रोजेस्टेरॉन कहां से निकला? कॉर्पस लूटियम से। कॉर्पस लूटियम कब बनता है? ओव्यूलेशन के पहले कि ओव्यूलेशन के बाद? ओव्यूलेशन के बाद। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पर होता है? 14 डे। क्लियर हो गया? इतनी बातें क्लियर हो गई? नोट डाउन। तो ये हो गया आपका ओवरी के दो हार्मोन। अब उसके बाद इसका काम क्या है? एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन वही करेगा, स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करेगा, यानी स्टिमुलेट्स एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को हेल्प करेगा। उसके अलावा क्या करेगा? फीमेल डक्ट सिस्टम को डेवलप करेगा, फीमेल डक्ट सिस्टम को डेवलप करेगा। मेल में सेक्सुअल बिहेवियर ये कंट्रोल कर रहा था, लिबिडो। फीमेल में सेक्सुअल बिहेवियर ये कंट्रोल करेगा, यानी कंट्रोल्स सेक्सुअल बिहेवियर, कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर इन फीमेल। और सेक्सुअल बिहेवियर को क्या बोलते थे? लिबिडो, लिबिडो। और कंट्रोल करता कहां? बाई सीएनएस। कंट्रोल कहां से होता था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। उसके अलावा क्या करेगा? लो पिच वाइस की हाई पिच वाइस? अभी बताया था हाई पिच वॉइस, यानी पतली आवाज, पतली आवाज, पतली आवाज। ये सारा एस्ट्रोजन का काम है। एस्ट्रोजन ये सारे काम करता है। अच्छा, oogenesis भी तो करना है ना इसको। वहां मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ oogenesis हेल्प्स इन oogenesis। अब oogenesis करने के लिए फॉलिकल का विकास कराएगा, यानी क्या? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। कौन सा? ओवेरियन फॉलिकल। डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा। ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? ये मेमोरी ग्लैंड पे काम करेगा, वहां पर एल्विलाई का फॉर्मेशन करेगा। एल्विलाई फॉर्मेशन, एल्विलाई फॉर्मेशन, एल्विलाई फॉर्मेशन क्या होता है? ये वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें मिल्क स्टोर होता है। सैक इन विच मिल्क स्टोर्स, ऐसा सैक जिसमें मिल्क स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं? एल्विलाई। ऐसा सैक जिसमें मिल्क स्टोर होता है उसे एल्विलाई कहते हैं। और दूसरा, ये एक तो एल्विलाई फॉर्मेशन करेगा ही करेगा, एंड मिल्क
सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन भी करेगा, मिल्क सिक्रीशन भी करेगा, यानी मिल्क बनाएगा, उसको मैन्युफैक्चर करेगा। और ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन, और मेंटेन प्रेगनेंसी, मेंटेन्स प्रेगनेंसी, बताया था ना प्रेगनेंसी हार्मोन है, दिस इज प्रेगनेंसी हार्मोन, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। एल्विलाई का निर्माण करेगा, मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, ये सारे काम ये करेगा। और वैसे भी आपको पहले भी बताया था कि ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन, दिस इज प्रेगनेंसी हार्मोन, तो मेंटेन प्रेगनेंसी। अब नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज, मतलब ये एंडोक्राइन टिश्यूज नहीं है लेकिन हार्मोन निकाल रहे हैं। नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज जो हार्मोन निकाल रहे हैं, उसमें आ जाएगा आपका जीआईटी, उसमें आ जाएगा आपका हार्ट, उसमें आ जाएगा किडनी, एक्सेट्रा। सबसे पहले हम हार्ट का बता दें कि हार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है। हार्ट के ऊपर की दीवार को, ऊपर वाले चैम्बर को क्या कहते हैं, एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। तो एट्रियम से एक हार्मोन निकलता है सिक्रीट, एएनएफ, एएनएफ पूरा नाम था एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, याद आया, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये घटे हुए जीएफआर को बढ़ा देता है कि बढ़े हुए जीएफआर को घटा देता है, बढ़े हुए जीएफआर को, हाँ, ये हाई जीएफआर को लो कर देता है। ये हाई जीएफआर को, जीएफआर यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, ये हाई जीएफआर को लो जीएफआर में बदल देता है। याद दिला रहा हूं, ये रेनिन को रोक देता है, चेक कर देता है रेनिन को। और वैसोडाइलेटर है कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोडाइलेटर था, वैसोडाइलेटर है तो बीपी गिरा देगा, बीपी गिरेगी तो क्या हो जाएगा, जीएफआर भी घट जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एक तो बिल्कुल याद हो गया, पहले भी पढ़ चुके डिटेल में। तो एक हो गया एएनएफ। जब हाई जीएफआर था तो बीपी हाई थी। ये क्या कर देता है, ये बीपी को लो कर देता है। कैसे लो करता है बीपी को, ब्लड वेसल को फैला देता है, ब्लड वेसल को फैला देता है। और क्या करता है, और ब्लड वेसल को फैला देता है। और नाइट्रियम का मतलब क्या होता है, नाइट्रियम वर्ड Na के लिए होता है, सोडियम Na, Na का नाम Na क्यों पड़ा, क्योंकि सोडियम का नाम आया हुआ है नाइट्रियम से, पीरियोडिक टेबल में देखना नाइट्रियम। तो ये एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, ये क्या कर देता है, यूरेटिक मतलब यूरिन, नाइट्रियम मतलब क्या करता है, ये यूरिन से सोडियम को बहा देता है। अब यूरिन से सोडियम जब बाहर चला गया तो बताओ बीपी लो, तो यही हम चाहते भी थे। ये क्या करता है, सोडियम को यूरिन से बाहर निकाल देता है, जिससे बीपी लो हो जाता है। यही चाहते थे। किडनी से निकलता है एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन, किडनी सिक्रीट्स एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन। एक और याद दिला रहे हैं, एक और निकलता है यहां से रेनिन, RENIN। ये क्या करता था, ये लो जीएफआर को
हाई जीएफआर में बदल देता था, याद आया? चलो एनीवे, अब एक है जीआईटी के हार्मोन। जीआईटी से बहुत सारे निकलते हैं, एनसीईआरटी ने 4 दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है गैस्ट्रिन, दूसरा दिया है जीआईपी, गैस्ट्रिक इन्हिबिटरी पेप्टाइड, देखो तीसरा दिया हुआ है आपका सिक्रेटिन, और चौथा दिया होता है सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन, तो ये 4 होते हैं, जीआईटी से 4 निकलते हैं। जितने भी हार्मोन अभी तक निकल रहे हैं ना, ये सारे प्रोटीन है, सारे नेचर में प्रोटीन है, ज्यादातर हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। इज दैट क्लियर? सबका काम बता दें। इसका काम है गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है। हर हार्मोन की टारगेट सेल होती है ना, इसकी टारगेट सेल है गैस्ट्रिक ग्लैंड पे जाके काम करो, और यहां से ये निकालो। एक तो एचसीएल, एचसीएल को बढ़ा देता है, और याद करो यहां से कौन सा एंजाइम निकला था, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन को बढ़ा देता है। बोलो सही है? ये क्या करेगा, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करेगा, लेकिन ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करेगा, लेकिन इनको मिला के हम गैस्ट्रिक जूस बोल सकते हैं ना। ये गैस्ट्रिक जूस को बढ़ा रहे थे, ये जाके बंद कर देंगे। नाम है इसका इनहिबिटरी पेप्टाइड है, प्रोटीन का बना हुआ है इसलिए पेप्टाइड बोल रहे हैं। इनहिबिटरी क्योंकि रोक देगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करेगा और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रोक देगा। स्टॉप गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोक देगा, एंड मोर्टेलिटी, वहां की मोर्टेलिटी को भी रोक देगा, और वहां पर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन को भी रोक देगा। सिक्रीटिन कहां पे काम करेगा, ये पैंक्रियास के एक्सोक्राइन भाग पर काम करेगा। पैंक्रियास के एक्सोक्राइन भाग पर काम करता है। और वाटर और बाइकार्बोनेट आयन निकालता है। क्या क्या निकालेगा, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन निकालता है, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन निकालता है। अब एक लास्ट बचा है, उसका काम क्या है, सीसी के का काम क्या है, ये 2 जगह काम करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्ट गॉल ब्लैडर, जरा सोचोगा अगर गॉल ब्लैडर सिकुड़ जाएगा तो बाइल जूस बाहर आएगा, बाइल जूस सिक्रीशन, बाइल जूस का सिक्रीशन हो जाएगा। एक तो काम ये हो गया। दूसरा, वर्क्स ऑन, फिर से एक्सोक्राइन भाग ऑफ पैंक्रियास, एक्सोक्राइन पर सिक्रीटिन ने काम किया था, ये भी करता है। लेकिन ये वो उसने निकाला था वाटर और बाइकार्बोनेट आयन, ये वाटर और बाइकार्बोनेट आयन नहीं निकालेगा, ये निकालेगा पैंक्रियाटिक जूस, सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस, नॉट, ब्रैकेट में लिखा दे, नॉट वाटर एंड बाइकार्बोनेट, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन किसने निकाला था, सिक्रीटिन। वो तो क्लियर हो गया है। अच्छा, सम नॉन एंडोक्राइन टिश्यू, some non-endocrine tissue also secretes growth factors। ये क्या करते हैं, ये 2 काम करते हैं, helps in
नॉर्मल ग्रोथ, एंड रिपेयरिंग। सेल की नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन करते हैं और रिपेयरिंग करते हैं। तो हेल्प्स इन नॉर्मल ग्रोथ एंड रिपेयरिंग। कभी कभी रिपेयरिंग ना लिख करके रीजनरेशन भी लिख देता है, तो रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन। हेल्प्स इन नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेलुलर टिश्यू एंड रिपेयरिंग ऑफ रीजनरेशन ऑफ सेल या टिश्यू। सेल को या टिश्यू को रिपेयर करेंगे या रीजनरेट करेंगे और सेल की वृद्धि को कंट्रोल करेंगे। इनको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर। इनको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर। दे आर नोन एज ग्रोथ फैक्टर। तो सीसी की ने दो काम किए, एक तो बाइल जूस के सिक्रेशन को बढ़ा लिया और दूसरा इसने पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाया। जबकि सिक्रेटिन ने पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को नहीं बढ़ाया था। पैंक्रियाटिक जूस में केवल दो चीजें करी थी, पानी की मात्रा बढ़ा दी थी और बाइकार्बोनाइन की मात्रा को बढ़ा के एल्केलाइन पीएच मेंटेन करा था। राइट, ये इसका मेन काम होता है। कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यू जो होती हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स निकालती हैं जो सेल की या टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल कर सके, जरूरत पड़ने पर सेल को रिपेयर और रीजनरेट भी कर सके। राइट, अब हार्मोन कैसे काम करते हैं इस पर हम लोग देखते हैं। लास्ट दो बातें बस इसको देखते हैं कि हार्मोन काम कैसे करते हैं। देखो, हार्मोन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो फैट में घुलनशील और या तो पानी में घुलनशील। क्या समझे? दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पानी में घुलनशील होंगे या फिर पानी में घुलनशील नहीं होंगे। जो पानी में घुलनशील है उसमें तो साफ समझ में आ रहा है वाटर सोल्युबल वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो पानी में घुलनशील नहीं है वो किसी और में घुलनशील होंगे। किसमें घुलनशील होंगे? लिपिड में। लिपिड यानी फैट में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की दिख रहा है, एक लेयर ये एक लेयर ये। अब बताओ हार्मोन अगर अगर हार्मोन फैट में घुलनशील नहीं है तो क्या इसको क्रॉस करके अंदर आ पाएगा? बताओ, ये मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। अगर ये हार्मोन वाटर सॉल्युबल है तो क्या ये लिपिड को क्रॉस करके अंदर आ पाएगा? क्या पानी फैट में घुलनशील है? तो ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, इसलिए अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके लिए जो रिसेप्टर है ना वो बाउंड्री पे ही लगे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही लगे हुए हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं कि इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर? बताओ, यदि हार्मोन पानी में घुलनशील है तो उसके लिए रिसेप्टर कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर कि इंट्रा सेलुलर? कहां लगे हुए हैं? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं। इन्होंने इस रिसेप्टर ने, ये रिसेप्टर जो प्रोटीन के बने होते हैं, इसने इसको पकड़ लिया। और देख लो, हर एक रिसेप्टर हर एक एंजाइम को ही पकड़ पाएगा। एक रिसेप्टर किसी दूसरे एंजाइम को नहीं, सॉरी एंजाइम बोल रहा हूं, हार्मोन। हर एक रिसेप्टर अपने हार्मोन को ही पकड़ पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं ना अपने सबस्ट्रेट के लिए, वैसे ये भी स्पेसिफिक होते हैं। माना कि अब की बार गोल वाला आ रहा है तो क्या ये पकड़ पाएगा? इसका खांचा तो कैसा है? रेक्टेंगुलर, तो ये इसको नहीं पकड़ पाएगा। माना स्टार शेप का आ रहा है तो क्या ये पकड़ पाएगा? मतलब जैसा शेप होगा वैसे ही रिसेप्टर पकड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पकड़ पाएगा। तो दे आर स्पेसिफिक कि दे आर नॉन स्पेसिफिक? अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होगा कि इंट्रासेलुलर? किसके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर? वाटर सोल्युबल वाले के लिए कि फैट सोल्युबल वाले के लिए? वाटर सोल्युबल वाले के लिए, क्योंकि वो अंदर नहीं आ पाएगा। अब इसको पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद तुरंत अंदर रिस्पॉन्स, नॉक नॉक, अंदर रिस्पॉन्स आया। अंदर रिस्पॉन्स 1 आया। रिस्पॉन्स 1 क्यों आया? क्योंकि ये प्राइमरी मैसेंजर है, ये तो अंदर गया नहीं, इसने बुलाया सेकेंडरी मैसेंजर को कि देखो बाहर से संदेश आया है ये, ठीक है। तो देखो, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर यानी हार्मोन जब ये जुड़ा रिसेप्टर के साथ तो अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने से क्या जनरेट होने लगे? सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होने लगे जो 4 प्रकार के हो सकते हैं, 2-3-4 प्रकार के हो सकते हैं। कैल्शियम आयन, या तो CAMP। CAMP का पूरा नाम होता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर CGMP, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। और फिर एक होता है DAG, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। और एक हो सकता है IP3, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, दिया हुआ है थ्योरी में, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझ लो। उसके बाद बताया गया जैसे ही ये आया
तुरंत सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हो गए। सेकेंडरी मैसेंजर 4-5 प्रकार के हो सकते हैं, कैल्शियम, CGMP, CAMP, DAG, IP3। ठीक है, नाम अभी मैंने बताए और एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो आपको बताएंगे। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने लगा, पहले रिस्पॉन्स 1 प्रोड्यूस हुआ, फिर सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुए। सेकेंडरी मैसेंजर के जनरेट होने से बायोकेमिकल रिस्पॉन्स समझते हो? बायोकेमिकल का मतलब मेटाबॉलिक चेंज, मेटाबॉलिक चेंज आने लगे। मेटाबॉलिज्म चेंज, अगर मेटाबॉलिक चेंज आएगा तो फिजियोलॉजिकल चेंज आने लगा। और फिजियोलॉजिकल चेंज क्या आया? ओवरी की ग्रोथ होने लगी, क्योंकि देखो एफएसएच आ रहा था ना, एफएसएच वाटर सॉल्युबल है, ओवरी की ग्रोथ कर दिया इसने, एफएसएच ने ओवरी को ग्रो कर दिया, ठीक है ना, जब उसकी जरूरत पड़ी। समझ में आई बात? बताओ क्या क्या खास बात है। जब पानी में घुलनशील होगा हार्मोन, तो बताओ रिसेप्टर कैसा होगा? एक्स्ट्रा सोलर कि इंट्रासोलर? बाहर पकड़ा जाएगा कि अंदर ले जाके पकड़ा जाएगा? अच्छा, सेकेंडरी मैसेंजर की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? सेकेंडरी मैसेंजर 5 प्रकार के होते हैं कि नहीं होते? ठीक है ना। और फिर बायोकेमिकल रिस्पांस होगा, यानी मेटाबॉलिक रिस्पांस, और मेटाबॉलिक रिस्पांस के बाद फिर कौन सा रिस्पांस होगा? उसके बाद हो जाएगा फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। और इस तरह से हार्मोन ने देखो अंदर चेंजेस कंट्रोल कर लिए। यदि हार्मोन पानी में घुलनशील नहीं है, यदि हार्मोन पानी में घुलनशील नहीं है, लिपिड में घुलनशील है, तो देखो सीधे घुसता चला आएगा। ये कहेगा ये देखो ये लिपिड है, ये भी लिपिड है, ये कहेगा अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, आओ आओ अंदर बैठो, आओ अंदर ले आया। अब इनके लिए रिसेप्टर कहां होंगे? अंदर ज्यादातर होते हैं न्यूक्लियस में, ज्यादातर देखो न्यूक्लियस के अंदर है। अब देखो जैसे ही हार्मोन आया और रिसेप्टर, देखो इसके लिए खांचा कैसा है, गोल है कि चौकोर है? गोल है ना, इसने पकड़ लिया, पकड़ते ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, इसके लिए जल्दी बताओ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है कि एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर? इंट्रा की एक्स्ट्रा? क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है कि वाटर सॉल्युबल है? अंदर आ जाएगा कि नहीं आएगा? ज्यादातर रिसेप्टर कहां लगे होते हैं? न्यूक्लियस में। थोड़े बहुत कहां हो सकते हैं? साइटोप्लाज्म में, कभी कभी तो साइटोप्लाज्म में भी लगे हो सकते हैं। फिर आगे बताएगा जैसे ही इसको पकड़ेगा HRC बन जाएगा। HRC का पूरा नाम होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे HRC बनेगा, तुरंत ये क्या करेगा? ये जीन में चेंज कर देगा, ये जीन में चेंज कर देगा। अगर जीन यानी डीएनए में चेंज हो गया, और डीएनए में चेंज हो गया तो एमआरएनए में चेंज आ जाएगा, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। बताओ जीन में चेंज हुआ यानी डीएनए में चेंज हुआ, तो किसमें चेंज आ गया? एमआरएनए। एमआरएनए में चेंज हुआ तो बताओ किसमें चेंज आ जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन में चेंज हो गया तो बताओ एंजाइम में चेंज आ जाएगा। और अगर एंजाइम में चेंज आ गया तो फिजियोलॉजी रिस्पॉन्स में चेंज आ जाएगा। फिजियोलॉजी रिस्पॉन्स जैसे टिश्यू की ग्रोथ होने लगी और टिश्यू का डिफरेंशिएशन होने लगा। दोनों में अंतर समझ में आया? फैट सोल्युबल हार्मोन और आयोडीन वाले, फिर से सुन लो एक आखिरी मतलब की बात, पूरा एनसीईआरटी खत्म। फैट सोल्युबल वाले और आयोडीन वाले इस तरह से काम करते हैं। किस तरीके से? अब आयोडीन वाला कौन सा था? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन वाले इस तरीके से काम करते हैं, जबकि प्रोटीन वाले या अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाले वो इस तरीके से काम करते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि प्रोटीन पानी में घुलनशील है। ये देखो ये बात इन्होंने ऐसे लिखी है, एक टेबल दिया होगा, ये देखो, ये देखो, ये प्रोटीन वाले काम करेंगे कैसे? एक्स्ट्रा सेलुलर विधि से कि इंट्रासेलुलर से? हाँ। और अमीनो एसिड वाले जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब भी इसी की तरह काम करेंगे। जबकि स्टेरॉइड वाले, स्टेरॉइड मतलब लिपिड वाला ना, लिपिड वाला और आयोडीन वाला वो दूसरे मेथड से काम करेगा। यानी कि इसमें जीन लेवल पे काम होगा, इनमें और इनमें जीन लेवल पे काम होगा। किनमें? मेम्ब्रेन लेवल पे काम होगा, पेप्टाइड वाले और एमिनो एसिड वाले में। पानी में घुलनशील अंदर नहीं जा पाते तो मेम्ब्रेन लेवल पे काम करेंगे, जीन लेवल पे काम नहीं कर पाते। अच्छा, ये और ये अंदर जाएंगे तो जीन लेवल पे काम करेंगे। बताओ किसमें एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है? प्रोटीन वाले में और अमीनो एसिड वाले में। किसमें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है? कौन अंदर जाके काम करेगा, कौन बाहर से काम कर लेगा? क्या इनके और इनके लिए सेकेंडरी मैसेंजर की आवश्यकता थी? इनके और इनके लिए सेकेंडरी मैसेंजर की आवश्यकता होगी। बिल्कुल क्लियर हो गया? बस इतना था आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे।